नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के प्रैक्टिस सेट और इस क्रम में आज 13वां प्रैक्टिस सेट हमें सॉल्व करना है। तो आइए बिना देर किए हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ और पेन सेट करते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मुख आलोकित जग करे कहो चंद के ही काम। इस लाइन में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। क्या इसमें प्रतीप अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या विभावना अलंकार है। मैंने आपको इससे पिछले प्रैक्टिस सेट्स में कई बार बताया है कि प्रतीप अलंकार जो होता है ये उपमा अलंकार का जस्ट अपोजिट होता है, उपमा का उल्टा होगा। यहाँ पर क्या बताया जाता है, उपमेय और उपमान दो चीज़ होती हैं। अगर उपमेय श्रेष्ठ है, उपमान या कह सकते हैं उपमेय प्लस और उपमान कम बताया जाए तो उपमा अलंकार, और यही चीज़ अगर उपमेय को ज़्यादा और उपमान को कम बता दें तो प्रतीप अलंकार होता है। रूपक अलंकार यहाँ पर बताया गया आपको, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण होता है, दोनों एक चीज मान ली जाती हैं। श्लेष अलंकार कई सारे अर्थों, विभावना अलंकार कारण होने के बावजूद भी कार्य न हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो इसमें से देखना है, पहले इसका अर्थ समझते हैं। मुख आलोकित जग करे, जो किसी व्यक्ति के मुख का वर्णन किया जा रहा है, वो कहते हैं मुख इतना सुंदर है कि वो पूरे जग को प्रकाशवान कर देता है। कहो चंद के ही काम, चंद्रमा की क्या ही जरूरत है। तो यहाँ पर अब देखिए, उपमान क्या है, चंद्रमा है, ठीक, और उपमेय क्या है, मुख। लेकिन यहाँ पर उपमेय को ज़्यादा आलोकित या प्रकाशवान बताया गया है, चंद्रमा की जरूरत ही नहीं समझी जा रही है, तो अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब कौन सा होगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वधु का बहुवचन होगा, कौन सा ऐसा शब्द है जो वधु का बहुवचन बनेगा, वधुएं। एक मिनट में नेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो बार बार आवाज़ इधर उधर की आती रहेंगी, डिस्कनेक्ट। ठीक, वधु का क्या हो जाएगा, वधुएं, या फिर ये बड़ाऊ की मात्रा, वधुएं या वधुएं या वधुओं या वधुओं, इसमें से कौन सा है जो बहुवचन है। ध्यान दीजिए, वधु शब्द लिखने का सही तरीका ये है, धा पर बड़ा ऊ की मात्रा होती है और मधु लिखा जाता है, उसमें छोटा ऊ की मात्रा होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ कई बार आपको संधि में परेशान करता है, संधि में ये शब्द बहुत बार आता है, वधूत्सव हुआ, वधूत्सर्ग हुआ, वध्वागमन हुआ, ये सब। तो वहाँ पर आपको संधि जब विच्छेद करेंगे तो दो शब्द आएंगे, तो उसमें से आपको ढूंढना होगा। तो कई बार वधु की छोटा ऊ की मात्रा लगा करके दे देते हैं, तो वो गलत है। वधु में बड़ा ऊ की मात्रा और ऐसे ही मधु में छोटा आ की मात्रा होती है। अगर कहीं पर आपको मधु ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है तो वो गलत है। ठीक, इस चीज़ को आप संधि में विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो वधु का बहुवचन इसमें क्या हो जाएगा, हालांकि एक वचन में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, लेकिन जब बहुवचन बनाते हैं तो छोटा ऊ की मात्रा हो जाती है और वधुएं शब्द सही होगा। ठीक, वधु का बहुवचन वधुएं हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन से व्यक्ति हैं जिनको हिंदी के लिए, ध्यान दीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हर एक भाषाओं में दिया जाता है, तो यहाँ पर हिंदी की बात कर रहा है कि हिंदी भाषा में सबसे पहले किसे मिला था, तो वो कौन है। क्या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, या आचार्य नरेंद्र देव जी, या राहुल सांकृत्यायन, किसको मिला है। तो मैं आपको एक इसका जो एडिशनल फैक्ट हैं कुछ इसके, वो बताना चाहूँगा कि ये चार के चारों, इन सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। ठीक, लेकिन इसमें से पहले, सबसे पहले किसको मिला वो बताना। ध्यान देना, यहाँ पर इन चार विकल्प में सबसे पहले की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले किसे ही मिला है। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी है इसका सही विकल्प। हालांकि चारों लोगों को मिला है, लेकिन सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी। तो कुछ इसके जो फैक्ट हैं, किस रचना के लिए मिला, कब मिला, उनको भी आप लिख लीजिए, चूँकि सभी को मिला हुआ है। इनको सबसे पहले 1955 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार।
और वासुदेव शरण अग्रवाल जी को 1956 का जो साहित्य अकादमी था वो मिला था। 1957 में जो साहित्य अकादमी दिया गया वो आचार्य नरेंद्र देव जी को दिया गया, और 1958 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो राहुल सांकृत्यायन जी को दिया गया। अब एक बार इनकी हम रचना भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन पर इनको मिला है। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है वो है हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी। और कभी कभी हो सकता है इसकी विधा आपसे पूछ लें तो ये इनका काव्य है, काव्य है इसकी विधा। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी को जो मिला है वो मिला है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। पद्मावत संजीवनी व्याख्या इसके लिए मिला है इनको। और ये भी इनकी क्या है, ये एक व्याख्या है इनकी। और आचार्य नरेंद्र देव जी को जो दिया गया है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये भी दर्शन, ये जो इनकी विधा अगर पूछे तो ये दर्शन है। राहुल सांकृत्यायन जी को इनको मिला है मध्य एशिया का इतिहास, ये इनकी रचना है मध्य एशिया का इतिहास। और इनका ये ऐतिहासिक वर्णन है। तो इस सब चीज़ों के लिए, इन रचनाओं के लिए इन चार लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, चार के चारों इम्पॉर्टेंट हैं, जरूर याद रखिएगा इन रचनाओं को और इनके रचनाकार को। साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। चलिए चौथे प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा है? मित्र होगा, सूचना, उपहार, अध्याय। देखिए, कभी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिंग निर्धारण के लिए हिंदी व्याकरण में कोई नियम नहीं है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम पहचानना चाहें कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या कौन सा पुल्लिंग है तो इसके लिए एक वाक्य बनाएंगे। ध्यान रखना, वाक्य बहुत बड़े ना हो, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे किधर किसके साथ क्या लगाना है, क्योंकि शब्दों का लिंग वगैरह कर्ता पर भी निर्भर करता है, वाक्य में क्रिया पर भी कर्म पर भी निर्भर करता है। तो अगर आप ज़्यादा बड़े सेंटेंस बना लोगे तो हो सकता है कर्म के साथ लगा दो और लिंग बदल जाए तो दिक्कत आएगी। आपको बस इतना ही बनाना है, जो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक सिंपल सा। हालांकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक कर्ता रखिए, एक क्रिया रखिए और एक सेंटेंस बना दीजिए इन दोनों को मिला करके। अब देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग या वचन बदलता है। जो बदलेगा, स्त्रीलिंग लगा तो स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग लगा तो पुल्लिंग शब्द है। आपको सुनने में ही सेंटेंस लग जाएगा कि हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ठीक, जैसे ये देखिए, मित्र ये पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही सूचना जैसे कहते हैं सूचना मिला या सूचना मिली, तो आपको जाहिर सी बात, सूचना मिली शब्द सही, सूचना मिला गलत है, तो मिली स्त्रीलिंग जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे उपहार मिला या उपहार मिली, उपहार मिला यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। अध्याय पढ़ाया, ठीक, तो ये भी क्या है, ये भी पुल्लिंग है। तो ये चारों शब्द क्या हो जाएंगे, ये तीन पुल्लिंग हैं और बाकी सूचना ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इसकी जगह कर्ता के साथ आप विशेषण भी लगा सकते हो, इससे भी आपको आंसर सही मिल जाएगा। कोई भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उसके साथ आप विशेषण लगा दीजिए। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र शब्द है, इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो आपको बताना है। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा आप अगर ना पहचान सकें तो उसके पीछे, हर एक शब्द के पीछे का भाव लगाते जाइए, लिखते जाइए का भाव और बोलते जाइए। जो आपको सही लगे सुनने में वही हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय का भाव गलत लग रहा है, राष्ट्रीय का भाव ये भी गलत लग रहा है, सौराष्ट्र का भाव ये भी गलत लग रहा है, राष्ट्रीयता का भाव ये सही लग रहा है। इसका मतलब राष्ट्रीयता क्या होगा, राष्ट्र शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए आगे। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो ये भी आप फैक्ट याद रखिए कि ये राष्ट्र शब्द क्या है, जातिवाचक शब्द है और जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला शब्द है अधीन, दूसरा शब्द है पितृभक्ति, तीसरा शब्द है प्रतिछाया, चौथा शब्द है अपराह्न। इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो अपराह्न गलत लिखा हुआ है। अपराह्न में ना आधा नहीं होता है, हा आधा होता है। ये ऐसे लिखा जाएगा अपराह्न, ठीक। या तो इस तरीके से, या हो सकता है फॉन्ट अगर किताबों में या क्वेश्चन पेपर में आपको मिले तो ना ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा अपराह्न, तो ये सही है। प्रतिछाया ये भी गलत लिखा हुआ है, प्रतिछाया होता है। आप जब भी शब्दों को बोलें ध्यान रखें कि शुद्ध शब्द का उच्चारण करिए, अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगा। पितृभक्ति नहीं होती, पितृभक्ति होती है। पितृ शब्द ही नहीं है, पितृ होगा, पितृभक्ति। अब ये सही माना जाएगा, ठीक। अधीन एकदम सही लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर आपको अधीन लिखा हुआ मिल रहा है तो वो गलत है, ठीक। जैसे बोलते हैं ना पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन। तो अगर ये कह दें कि ये पराधीन बना किससे है, तो पर प्लस अधीन मान के चलो लिखा, आधीन लिखा हो तो वो गलत है। आधीन नहीं होता है, अधीन होगा, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये गलत है अधीन, आधीन, अधीन सही होता है। चलिए 7वें शब्द पे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अनुसरण ये सही लिखा है कि गलत है, अपनोति और उद्विग्न और उपलक्ष्य, ये कौन सा गलत है कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो अनुसरण गलत लिखा है। अनुसरण लिखने का तरीका ये है, इसमें दंत सा होता है अनुसरण में। आपन्नति इसमें क्या होगा, हा आधा होगा, ना पूरा रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और अगला शब्द देखते हैं, या फिर हो सकता है आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाए, ऐसे उद्विग्न, ये एकदम सही लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही विकल्प सही है। उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य, ये सही तरीका है लिखने का, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है वो आपको बताना है। पहला है, रमेश की सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने वाला है, पेड़ों को काटा गया, बच्चे को चित्रकला सीखनी है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो रमेश की सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने वाला है, यहाँ सौभाग्यवती ना होकर के आयुष्मती होगा, आयुष्मती। अभी शादी नहीं हुई तो तब तक आयुष्मती बोलेंगे, बाद में सौभाग्यवती बोलते हैं, ठीक। तो आयुष्मती होगा यहाँ पर, या हम कह सकते हैं सौभाग्यवती नहीं, सौभाग्य कांक्षिणी, ये भी लिखा हुआ है अगर तो वो भी सही है, सौभाग्य कांक्षिणी, ये ठीक। पेड़ों को काटा गया ये गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था पेड़ काटे गए, पेड़ काटे गए, ये होगा। बच्चे को चित्रकला सीखनी है, ये गलत लिखा हुआ है, सीखना है लिखा हुआ है, सीखनी है होना चाहिए था, सीखनी है, बच्चे को चित्रकला सीखनी है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ये एकदम सही लिखा हुआ है, ऊपर वाले 3 गलत हैं, ठीक। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य की पहचान करें। इसमें भी आपको बताना है कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है। आंसू से मेरी कमीज भीग गई, देश में बहुत से देश में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है, मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है, हे राम तुम मेरा दुख दूर करो। अब इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए पहले से देखते हैं। आंसू से मेरी कमीज भीग गई, यहाँ आंसू नहीं होगा, आंसुओं होगा। और यहाँ पर ध्यान देना, ये चंद्रबिंदी भी नहीं लगेगा, अनुस्वार नहीं लगेगा, आंसुओं लिखा जाएगा, आंसुओं, ऐसे। आंसुओं अगर ऐसा लिखा होता आंसू तो भी गलत होता।
बहुत से देश में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है। बहुत से देशों में होना चाहिए, देश नहीं, बहुत से देशों में, बहुत से देशों में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक। मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर, ये एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं दिख रही। हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, इसमें गलत क्या है, इसमें या ये राम के बाद ये विस्मय सूचक चिन्ह, या सब विस्मय नहीं कहेंगे इसको, ये चिन्ह होता है, इसमें विस्मय सूचक भी ऐसे ही बनता है और संबोधन वाला भी। तो यहाँ पर फिलहाल ये संबोधन का चिन्ह है, ना कि विस्मय का, तो ये संबोधन चिन्ह नहीं लगा हुआ था यहाँ पर। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। पर्यायवाची का कौन सा युग्म गलत है, गलत वाला देखना है। ये मैंने इसलिए इस टाइप के प्रश्न रखे हैं क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन में कई सारे जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं उनको आप जान सके, तो इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। जैसे ईश्वर का पर्यायवाची है दीनबंधु, अक्षय, अच्युत, अव्यय, ये चारों सही हैं एकदम। इंद्रा, इंद्रा नहीं इंद्र होना चाहिए था, इंद्रा गलत लिख गया है। शक्र, मधवा, विडौजा, वासव, ये भी सही लिखा हुआ है। आम का पर्यायवाची देखना है, सौरभ, कामशर, पिकप्रिय, युम्ब, ये भी सही है। कमल का पर्यायवाची उत्पल, शतदल, इंदिवर, मनोज, ये गलत लिखा हुआ है। मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, मनोज कामदेव का पर्यायवाची। कामदेव के पर्यायवाची भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप थोड़ा कहीं से अगर कलेक्ट कर सकें तो वो जरूर रखिए। चलिए 11 नंबर, आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। सारा प्रयास कर डालना, असंभव कार्य, दिन रात परिश्रम करना, आपत्ति से बचना, इसमें से आकाश पाताल एक करना कौन सा सही होगा। चलिए इसमें है सारा प्रयास कर डालना, हाँ जी एकदम यही सही लिखा हुआ है। बाकी असंभव कार्य भी नहीं होगा, दिन रात परिश्रम नहीं, परिश्रम करना ठीक है लेकिन सारे प्रयास जब कर रहे हैं उसको आकाश पाताल बोलते हैं। आपत्ति से बचना ये भी नहीं होगा, ए विकल्प सही है 11 नंबर में। 12 नंबर, अंटी मारना, अंटी मारना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्या चाल चलना, बहुत खुश होना, शरीर को लगना, भेद खुल जाना, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अंटी लगना का मतलब, अंटी मारना का मतलब क्या है, तो अंटी मारना का मतलब भेद खुल जाना, ये बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ए वाला ऑप्शन सही है। चाल चलना होता है, अंटी मारना का मतलब चाल चलना। 13 नंबर प्रश्न, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं। यह जरावन कहा जाता है, काष्ठ कहा जाता है, समिधा कहते हैं या डंडा कहते हैं, क्या कहते हैं इसका। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, समिधा कहा जाता है हवन में जलाने वाली लकड़ी को, इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न, मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द, इसको क्या कहते हैं। क्या जय पात्र, चषक, जाम, कप, क्या कहा जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, जितने महत्वपूर्ण मुझे लगे हैं मैंने उनको रखा है। तो चषक बोलते हैं, मदिरा जो होती है जिसको पीने का प्याला होता है उसको चषक कहा जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चषक। चलिए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, इसमें अलंकार कौन सा ये आपको बताना है। अनुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। देखिए इसमें से ये तो दो इसमें विकल्प सही हो रहे हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर दो विकल्प सही हो रहे क्योंकि अनुप्रास तो है ही, इसके अलावा छेकानुप्रास भी है इसमें, तो इसमें से एक विकल्प हम हटा दे रहे हैं। चूँकि इसमें अलंकार के भेद ही दे रखा है सारा का सारा, तो यहाँ पर इसको हम हटा के अंत्यानुप्रास कर सकते हैं। मैं एक विकल्प चेंज किए दे रहा हूँ, अंत्यानुप्रास। थोड़ा टाइपिंग एरर की वजह से हो सकता है अनुप्रास अलंकार लिख गया, अंत्यानुप्रास अलंकार, तो ये होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैंने पहले ही बता दिया, छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास होता कैसे है, चलो मैं ये भी बताए दे रहा हूँ। सारे अनुप्रास अलंकार को एक बार मैं यहाँ पर बताए दे रहा हूँ, एक भेद बचता है वो भी बता दूंगा इसी के साथ साथ।
अंत्यानुप्रास क्या होता है? अंत्यानुप्रास जहाँ पर हम लाइन लास्ट में ख़त्म हो, ठीक, जहाँ पर विराम होता है, तो उस विराम के आसपास आपको तुकांत शब्द मिलेंगे, और जहाँ तुकांत होता है वहाँ पर क्या होगा? अंत्यानुप्रास होगा। जैसे परागा लिखा हुआ है, ये पहली लाइन है, जब दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? जो शब्द मिलेगा वो तुकांत कहलाएगा, अगर है तो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर मैं देखो आपको दिखाई दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन में जा करके, ये इसमें भी नहीं है, लाइन नहीं लिखी हुई, नहीं तो मैं दिखा देता। 15 नंबर प्रश्न पे पहुँचता हूँ मैं। चलिए, यहाँ पर परागा है और दूसरी लाइन में इसके अनुरागा आता है लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए परागा और अनुरागा सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें अंत्यानुप्रास होगा अगर ये अलंकार है तो। इसीलिए मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था कि हर जगह तुरंत आप अनुप्रास अलंकार मत लगा दीजिए। कारण ये है कि देखिए इसमें परागा है, अनुरागा बाद में लिखा जाएगा तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास हो जाएगा। तो क्या इसमें अंत्यानुप्रास है? नहीं जी, प्रमुख अलंकार तो कोई दूसरा है। चलो 6 का अनुप्रास क्या देखते हैं? जहाँ स्वरूपतः और क्रमशः वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर क्या होगा? 6 का अनुप्रास होगा। और 6 का मतलब होता है चतुर, तो इसे चतुर अलंकार भी कहते हैं। तो ये देखिए पद और पदुम, यहाँ पर है 6 का अनुप्रास। कैसे? पहला शब्द देखिए लिखा हुआ है पा और फिर उसके बाद द आया हुआ है, तो ये एक स्वरूप बना। ये पा और द, इस पद शब्द का एक स्वरूप है, मतलब पहले पा और उसके बाद द आया हुआ है। तो अगर क्रमशः यही आवृत्ति फिर से हो जाए कहीं, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। तो ये पदुम लिखा हुआ है, अगला पदुम। तो यहाँ पर देखिए प आया हुआ है, फिर वही द आया हुआ है। तो जो स्वरूप पहले था क्रमशः वही स्वरूप फिर से दोहराया, तो इस तरीके से क्या बनेगा? 6 का अनुप्रास। तो इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? जब पूरी लाइन में एक अलंकार उसी वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे कूलिन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, तो यहाँ पर जब पूरी लाइन में होगा तो उसको अंत्यानुप्रास कहेंगे, वृत्त्यानुप्रास, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। लाटानुप्रास होता है जब कोई पंक्ति पूरी तरीके से दोहरा दी जाए, थोड़ा सा अंतर हो या अर्थ निकालने पे अंतर आए, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पहली लाइन, दूसरी है पूत कपूत तो का धन संचय, एक ही जैसी है पूरी लाइन। जब पूरी पंक्ति दोहराई जाती है वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। और एक बचता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास ये क्या होता है? 5 ही भेद हैं, तो एक 5वां बच रहा था, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, बाद में ये रोएगा बैठ के। तो श्रुत्यानुप्रास होता क्या है? श्रुत्यानुप्रास है जहाँ पर समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। मतलब कोई ऐसी लाइन आपको मिले जहाँ पर समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण आ जाएं बार बार, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, इसमें कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर इसकी दूसरी लाइन लिखी नहीं है। इसकी दूसरी लाइन है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। त्यों त्यों उज्जवल होए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। उल्लेख अलंकार क्या होता है? उल्लेख अलंकार जब किसी एक बात का कई तरीके से वर्णन करे, वहाँ उल्लेख अलंकार होगा। ठीक, भ्रांतिमान जब किसी उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा है, उल्लेख भी नहीं हो रहा है एक ही बात का कई तरीके से। विरोधाभास जब परस्पर विरोधी बातें बताएं, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक, जैसे इसमें विरोधाभास अलंकार ही है। कैसे है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, मतलब हमारे मन की जो स्थिति होती है, जो कंडीशन है, उसको कोई नहीं समझ सकता। कैसे? कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मतलब अब जैसे इसमें ये कह रहा है, लाइन का अगर डायरेक्ट अर्थ देखें तो ये कहता है कि जैसे जैसे उसको हम श्याम मतलब काले रंग में डुबोते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो उज्जवल मतलब सफ़ेद होता जा रहा है। मतलब किसी चीज़ को मैं काले रंग में डुबोऊँ और वो सफ़ेद हो, तो ये क्या है? विरोधी बात है ना। तो इस तरीके से इसमें विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। लेकिन इसका कहने का मतलब ये है, श्याम रंग मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे हम डूबते जा रहे हैं, त्यों त्यों उज्जवल होते जाए, मतलब वैसे वैसे मेरा मन साफ होता जा रहा है।
तो इसका मतलब ये है इस लाइन का, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास लग रहा है बात को कहने में, अगर डायरेक्टली अर्थ निकालें कि जैसे जैसे हम कृष्ण वर्ण मतलब काले रंग में घुलते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे उज्जवल मतलब सफ़ेद होता जा रहा है, तो ये विरोधाभास अलंकार होगा यहाँ पर। ठीक, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस वाक्य का प्रयोग बताना है, अर्थ बताना है। इच्छित वस्तु का प्राप्त होना, ये तो अलग ही बात है, ये दोनों देखो एक तो अलग बात है। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, जैसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे ही। ठीक, किसी, तो ये तो होगा नहीं। किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना, एक बार मान सकते हैं, चलो देखते हैं। स्वार्थ लाभ या संपूर्ण लाभ उठाना, ये भी नहीं होगा। बेमौके की बात या अनमेल बात का काम, हाँ ये एकदम सही लग रहा है। ठीक, तो ये वाला भी गलत है। तो इसमें मतलब हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत मतलब बिना मौके के कोई बात कहना, मतलब प्रसंग कहीं और का है, वर्णन कोई दूसरा हम करने लग जाएं। कई बार आप लोग देखे होंगे 5-10 दोस्त लोग या 3-4 दोस्त लोग एक साथ बैठो, बात करते रहो आप, तो अगर कोई दोस्त ऐसा है जिसके बात दिमाग से ऊपर जा रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, जानकार दिखाने के लिए कोई ना कोई बात अलग की ही बोल देगा, हालांकि उस रेफरेंस में बात ही नहीं हो रही होती। ठीक, तो इस तरीके से जब कोई आ जाए तो वो क्या कहते हैं, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, मतलब काम कोई दूसरा चल रहा है उसमें लाके दूसरा अड़ंगा डाल रहे हो, मतलब दूसरी चीज़ कर रहे हो। चलिए 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन होगा ये बताना है आपको। क्या तदुपरांत शुद्ध है, और तदुपोरांत ये तो एकदम गलत है। तदुपारांत ये भी गलत लिखा हुआ है। तदोपरांत ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करे। ठीक, तो तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत ही सही होता है। तत् प्लस उपरांत बन जाएगा। तत् ये ता का परिवर्तन ता था दा, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ये व्यंजन संधि का एक नियम है। ठीक, तो यहाँ पर तत् प्लस उपरांत आया हुआ है, तो ये छोटा ओ की मात्रा यहाँ पर दा पर लग गई, और ता जो दा में बदला था दा पर मात्रा लग गई, तो तदुपरांत बनेगा, तदो ओ नहीं बन पाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर, अत्याचार में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो पहले तो हम देखते हैं संधि विच्छेद करके, अत्याचार का क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार हो जाएगा। तो यहाँ पर ई है, ई के बाद बड़ा आ आया हुआ है, और इसका परिवर्तन किस में हुआ, या में हो गया। ई का परिवर्तन या में, ध्यान दीजिए ये वाला नहीं बदलता है, ई का परिवर्तन या में होगा, ई का या में। तो अब बना क्या, आ, और यहाँ पर देखिए ता रह गया आधा, क्योंकि छोटी ई का परिवर्तन किस में हो गया, या में, या के हलंत लगा हुआ है साथ में, और या में परिवर्तन हुआ तो या यहाँ पे मैंने लिख दिया, और हलंत अभी तक लगा था, जब बड़ा आ जुड़ेगा तो हलंत हट जाएगा और चार बाद में लिखा रहेगा। क्या बन गया, अत्याचार। तो जब ई का परिवर्तन या में होता है वहाँ यण संधि होती है, कौन सी, तो यण संधि हो जाएगी, सही है। हो सकता है यहाँ पर विकल्प में आपको स्वर व्यंजन करके लिखा होता तो स्वर संधि सही हो जाती, स्वर व्यंजन विसर्ग अगर मान लिया ऑप्शन में होता तो स्वर संधि सही था। चलिए अगला प्रश्न है, भूगोल का विलोम शब्द क्या है ये बताना है। तो भूगोल का विलोम क्या विज्ञान होता है, खगोल होता है, सौर या प्रफुल्ल होता है। तो भूगोल का विलोम खगोल होता है। ये आगे जो प्रश्न है वो फैक्ट से भरे हुए हैं, केवल फैक्ट क्या मतलब केवल रटने वाले हैं, तो अभी ज़्यादा समझाने वाला बचा नहीं है, तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाता हूँ क्वेश्चंस को बताने की। चलिए 21 नंबर, परमानंद शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। ये यहाँ पर परम है और आनंद है, ठीक, आनंद। तो यहाँ पर समास अगर पूछेंगे तो कौन सा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं है। कर्मधारय समास विशेष विशेषण का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय, ये एकदम सही कर्मधारय समास हो जाएगा। अव्ययी भाव होता नहीं है, पहले पद का अव्यय होना चाहिए, नहीं हुआ, दोनों पद वैसे ही लिखे। बहुब्रीहि समास जब अन्य अर्थ देता है वहाँ बहुब्रीहि होता है, तो बिल्कुल नहीं, तो बी वाला ऑप्शन सही है, कर्मधारय, परमानंद में कर्मधारय समास। चलिए धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास होता है, कुछ नहीं सोचना, शब्दों का जहाँ पर दोहराव मिल जाए, दोहराव मिले जाए, धीरे धीरे, दिन दिन, रातों रात, ये सब वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जहाँ पर शब्दों का दोहराव मिलता है अव्ययी भाव समास होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न, मैला आंचल के लेखक कौन है। शिवदान सिंह चौहान, थॉमस हॉब्स, फणीश्वर नाथ रेणु, देवदत्त शास्त्री। तो इनके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है, इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा।
ठीक। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक आपको बताना है। क्या अमिताभ घोष हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लाला श्रीनिवास दास या अबुल फजल इब्न मुबारक? तो इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास, इंपॉर्टेंट रचना है ये भी। चलिए 25 नंबर प्रश्न, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवॉल्ट, इसको किसने लिखा है? तो आर के नारायण, वृंदावन लाल वर्मा, फरीश्वरनाथ रेणु, अशोक मेहता। तो इसके रचनाकार जो हैं वो अशोक मेहता जी हैं। ये अशोक मेहता जी की रचना है। आगे देखते हैं, मनीषा का संधि विच्छेद क्या है? मनीषा का संधि विच्छेद, तो इसमें हो सकता है थोड़ा आप जो तुक्का मारते हो, बड़ी ई देख करके उनको ये रटवा दिया जाता है कि जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिल जाए वहाँ दीर्घ संधि होती है। तो हो सकता है अभी यहाँ पर पूछ लेते चलिए कि संधि कौन सी। अच्छा, ये विकल्प में ही नहीं है, ऐसा संधि का नाम नहीं, विच्छेद पूछ रहा है। तो मनस प्लस ईस और मनह प्लस ईस, मनी प्लस ईस, मनह प्लस ईस। देखिए इसमें या तो मनाह शब्द सही होता है या तो मनस सही होता है और ईस सही होता है। अब इसमें से कौन सा मिल रहा है? मनाह प्लस ईस भी, लेकिन मनाह और ईस से ये बड़ी बनेगी नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। मनस प्लस ईस सही है। मनीषा का मनस प्लस ईस, मनीष का मनस प्लस ईस होता है। ऐसे मनीषा अगर होता तो मनस प्लस ईसा हो जाता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, मैं ये बता रहा था, हो सकता है आपके सामने स्वर और व्यंजन और विसर्ग करके विकल्प दे रखा होता, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि, तब आप हो सकता है बड़ी ई देख करके, क्योंकि आप बहुत लोग रटे बैठे हो गए कि बड़ा बड़ी और बड़ा ऊ मिले जहाँ पर दीर्घ संधि होती है। दीर्घ किसका पार्ट है? स्वर का, स्वर लगा के चलिए। नहीं जी, इसमें व्यंजन संधि, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, मनस प्लस ईसा होगा। 26। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, आशातीत का सही विच्छेद कौन सा है? आशा प्लस अतीत, आशा प्लस तीत गलत शब्द है। आशा प्लस आतीत, ये आतीत गलत, आस भी गलत, आतीत भी गलत। आशा प्लस आस प्लस अतीत, यहाँ पर आस गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यही बचेगा आशा प्लस अतीत, ये वाला एकदम सही है। तो यहाँ बड़ा और छोटा आ मिलकर के बड़ा बना लेगा और आशातीत सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, परीक्षा का सही विच्छेद क्या है? मैंने बहुत लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है परीक्षा का मतलब परि प्लस इच्छा, गलत होता है। ये इच्छा सही तो लिखा हुआ है लेकिन इस वाले में नहीं है, ये वाला इच्छा सही है। पर प्लस इच्छा होता है परीक्षा का संधि विच्छेद, ए वाला विकल्प सही है परीक्षा में। चलिए 28 हो गया। 29 नंबर 29 नंबर प्रश्न कहता है, नग का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? नग का अनेकार्थी मतलब नग के कौन कौन से अर्थ हैं जो सही हैं? 29 नंबर प्रश्न। तो चलिए एक बार देखते हैं इसमें क्या है। क्या थप्पड़, आदर, सम्मान, मर्यादा, खत लिखाई, ये नहीं है। खत लिखाई खत लिखाई, कनपटी के बाल, ये भी नहीं। पक्षी, नाव, ये भी नहीं है। पर्वत, हाँ ये वाला सही है। नग का मतलब पर्वत होता है, नगीना होता है, वृक्ष होता है, संख्या। ठीक, पर्वत, नगीना और वृक्ष नग बोलते हैं। संख्या को कैसे बोलते हैं? कई बार आप लोग जब सामान खरीदने गए होंगे तो वहाँ पर देखिए, अगर पुराने जो लोग दुकानदार होंगे वो अब आज भी लिखते हैं कितने नग, या हिंदी में अगर कोई बिल बुक छपी हो तो वहाँ पर देखिए लिखते हैं, एक तरफ रेट लिखा होगा, दूसरी तरफ नग लिखा होगा कि कितने नग है। जैसे रेट मान के चलो किसी चीज़ को आपने लिया 10 रुपये का और नग कितने हैं 5, तो टोटल कुल योग कितना हो जाएगा 50 का। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नग का मतलब क्या होता है? संख्या भी होता है। चलिए 29 नंबर। 30 नंबर देखते हैं, तीर का अनेकार्थी कौन सा है? तीर का अनेकार्थी आपको बताना है। तीर का मतलब किनारा, हाँ होता है। बाण भी, ये भी होगा। समीप होगा। नदी तट, ये एकदम यही सही है। और भी देख लेते हैं, सजा, डंडा, ये गलत। संपत्ति, स्त्री नहीं होता है। पर्वत, नगीना, ये तो उसका होगा नग का, ये वाला सही है, ए वाला हो जाएगा। तीर का मतलब किनारा, तीर का मतलब बाण, समीप, नदी तट, ये सब होता है। ठीक, चलिए 30 का ए वाला सही है। 31 नंबर, भारत भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत भारती सम्मान तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। भारत भारती सम्मान हिंदी अकादमी, ये जी नहीं, इनके द्वारा नहीं दिया जाता है। हिंदी अकादमी द्वारा बिल्कुल भी नहीं। और केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये भी नहीं। राजभाषा नहीं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये वाला, तो इसमें से यही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ही ये पुरस्कार दिया जाता है, यही सही है। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान है हिंदी अकादमी या केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा या के बिरला फाउंडेशन या ओरछा का राज परिवार।
तो इसमें के बिरला द्वारा, ये सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 32 का सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, संबल कौन सी ध्वनि है? संपृक्त ध्वनि मैंने बताया था, देखिए इस चीज को ध्यान रखिए, ये 3 लाइन मैंने बना दी, इसको ध्यान रखना। संपृक्त ध्वनि इधर क्या होगा, पूरा अक्षर होगा दोनों तरफ, और बीच में क्या होगा, आधा अक्षर। ये आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हालांकि अक्षर और वर्ण इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो आप समझते हो आधा अक्षर पूरा अक्षर, उसको समझिए। दोनों तरफ क्या होंगे, पूरा अक्षर, बीच में आधा अक्षर, वो संपृक्त कहलाएगी। संयुक्त ध्वनि क्या होता है, शुरुआत में आधा अक्षर होगा और उसके बाद पूरा अक्षर आता है। ये प्रारंभ में पाया जाता है, इसीलिए मैंने 2 ही बनाए। युग्मक ध्वनि क्या होती है, पहले कोई अक्षर आधा आएगा, वही अक्षर पूरा आएगा दोबारा, जैसे, और द्वित्व भी, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे ला के बाद ला आ जाए तो ये द्वित्व है या युग्मक। संयुक्त ध्वनि जैसे प्रथम, ये संयुक्त ध्वनि है। पा आधा है, उसके बाद रा आया हुआ है, पा आधा है, फिर रा आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, युग्मक ध्वनि। ये पूरा फिर आधा फिर पूरा, इन दोनों के बीच में, मतलब 2 पूरे के बीच में एक आधा अक्षर। संबल, यहाँ पर देखिए सा पूरा है, सॉरी सा पूरा है, माँ आधा है, और फिर बा पूरा आया हुआ है, तो ये कौन सी ध्वनि हो जाएगी, संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। इसको आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ मैंने बता दी। चलिए 34 नंबर, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, इसके लिए एक शब्द कौन सा आप यूज़ करेंगे? तो इसका हो जाएगा दुष्पाच्य, दुर्निर्वार और दुर्भिक्ष और दुर्भेद्य। तो इसका दुर्भिक्ष सही है, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना दुर्भिक्ष कहलाता है। चलिए युवक की भाववाचक संज्ञा, युवक की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? क्या युवा होगा? युवा भाववाचक संज्ञा है ही नहीं। यौवन, हाँ यही सही है, युवक का यौवन बनेगा, जवान नहीं, वंशज नहीं, युवक का यौवन हो जाएगा। 35 में बी विकल्प सही है। 36 नंबर, किस वाक्यांश में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ, ये आपको बताना है। मध्यम पुरुषवाचक होता क्या है? वक्ता, या डायरेक्ट बोल दो आप, श्रोता को कहते हैं, मतलब जो मेरी बात सुनने वाला है उसी को बोलेंगे, ठीक, तो वो हो जाएगा श्रोता। और वक्ता क्या होता है? वक्ता प्रथम पुरुष होता है, श्रोता मध्यम पुरुष होता है, और जिस अन्य के बारे में जानकारी दी जाएगी वो अन्य पुरुष होगा। तो यहाँ पर जो बात सुन रहा है वो कौन है? इसमें देखिए, मैंने, ये इसका मतलब ये तो बोल रहे होगे, आपसे कहा था, यानी आप ही सुन रहे हैं। वह लोग, ये भी नहीं होगा, अपने अपने घर चले गए। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए सही आंसर इनके मैं सबके लिखे दे रहा हूँ। मैंने, ये सर्वनाम आया हुआ है, ये मैंने, ये उत्तम पुरुष है। आपसे कहा था, यहाँ पर मध्यम पुरुष आया हुआ है, और वे लोग चले गए, यानी कि ये क्या है, तीसरे के बारे में सूचना दे रहे हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक। मध्यम पूछ रहा था, बी वाला सही है। 36 नंबर, इसमें किस वाक्यांश में कर्म कारक है? कर्म कारक कौन सा है? तो पूरा सेंटेंस देखिए, सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे थे। तो अभी आप देखिए इसमें कर्म कहाँ पर है, ये ढूंढ लो, कर्म कारक वहीं पर हो जाएगा। कर्म कहाँ पर है? कर्म ढूंढने का तरीका मैंने पहले आपको बताया कि क्रिया ढूंढो। क्रिया है, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तमाशा। क्या देख रहे हैं? तमाशा। और तमाशा जहाँ पर है वही सही हो जाएगा, ठीक। तो ये तरीका है कर्म कारक ढूंढने का। तो 38 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। उसकी गाय 2 किलो दूध देती है। तो इसमें रेखांकित शब्द यानी उसकी शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। उसकी शब्द में कौन सा सर्वनाम? तो देखिए, श्रोता हो गया, वक्ता क्या हो गया, उत्तम हो गया, कहने वाला, सुनने वाला जो होगा या श्रोता होगा वो मध्यम हो जाएगा, और जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं वो अन्य होता है। यहाँ पर काम क्या किया जाए? उसकी गाय, न तो कहने वाला है न तो सुनने वाले के बाद, ये उसकी तीसरा पर्सन हो, जहाँ तीसरा पर्सन होगा वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर, रा ध्वनि है। रा कौन कौन से? इसमें से एक से ज़्यादा विकल्प आ रहे हैं। तो रा ध्वनि क्या है? क्या रा लुंठित है? रा पार्श्विक, पार्श्विक तो ला को बोलते हैं, ला लुंठित है। वर्ष ध्वनि, वर्ष ध्वनि 4 होती है, ना होती है, रा होती है, ला और सा, ये वर्ष ध्वनियाँ होती हैं। तो रा है तो बिल्कुल सही है। प्रकंपित, रा को प्रकंपित ध्वनि भी बोलते हैं, इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा किस में है? डी वाले में। तो ये 39 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से रा क्या है? लुंठित है, वर्ष है, प्रकंपित है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं।
त्रा का हिंदी शब्दकोश में स्थान क्या होगा? त्रा किसके बाद आएगा? मतलब कहाँ पर? क्या छा के बाद आ जाएगा? देखिए जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं छा फिर त्रा फिर ज्ञा आता है फिर स्रा आता है, तो हो सकता है छा के बाद त्रा आप लगा दें, ये गलत है। हिंदी शब्दकोश पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला नहीं पूछ रहा है। ता के पहले ता के बाद, हाँ ये वाला एकदम सही है, ये भी गलत है, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कैसे, त्रा बना किससे किससे है? ता से बना है और रा से बना हुआ, ता प्लस रा। तो ध्यान रखना ता के जस्ट बाद आएगा, जिससे बना होता है उसी के जस्ट बाद। जैसे छा किससे बना है? का और मूर्धन्य सा से बना, तो ये का के बाद आएगा। और त्रा किससे बना हुआ है? ता और रा से, तो ये ता के बाद आएगा। ज्ञा किससे बना हुआ है? जा और इया से, तो ये जा के बाद आएगा। ऐसे स्रा किससे बना हुआ है? सा और रा से, ताला विसा, तो ये ताला विसा के बाद आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे हम कह दें छा किसके बाद आएगा, तो इसमें कितने विकल्प हो सकते हैं? जैसे का के बाद यहाँ पर छा आएगा और फिर खा आएगा, तो इसमें कह सकते हैं का के बाद, या कह सकते हैं खा से पहले, या कह सकते हैं का और खा के बीच में। तो ये तीन विकल्प ऐसे ही सब में सही हो जाएंगे, तीन तीन विकल्प। ठीक, जैसे त्रा क्या है? ता के बाद, था से पहले, ता था के बीच में, ये चीज़। तो ये 40 प्रश्न थे आज आपके, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मुझे लगे उनको मैंने रखा है। कैसा रहा सेशन आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। वर्दी ज़रूर पहननी है एक दिन सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए।